सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जेपीएससी पेपर 2 के अंतर्गत झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन जीव जंतु संरक्षण कार्य के चैप्टर को पढ़ेंगे। और यह जो क्लास है आपका 2 पार्टों में बटा हुआ होगा। पार्ट 1 आज मैं पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 2 कल जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और यह क्लास जो है दोनों क्लास को आप लोग लाइन बाय लाइन रट जाइएगा, क्योंकि ये 2 क्लास आप लोगों को जेपीएससी पेपर 2 में जो है 5 नंबर दिलाएगा। जेपीएससी पेपर 2 का आप सिलेबस देखिएगा ना, तो उसमें एम सेक्शन है जिसमें झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य का चैप्टर है, और जिससे जो है आप लोगों का 5 प्रश्न आएगा, यानी कि 5 × 2 = 10 मार्क्स आएंगे। तो मात्र 2 क्लास करके आप लोगों के 10 मार्क्स आने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग लाइन बाय लाइन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य। सबसे पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे देख लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति 1952 में स्वीकार किया गया। मैं बोल रहा हूँ स्वतंत्र भारत में। स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम वन नीति कब स्वीकार की गई? 1952 में। लेकिन इससे पहले, आज़ादी से पहले जो है भारत में सबसे पहले 1894 में वन नीति का निर्माण हुआ था। तो यह भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मगर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत में सबसे पहले 1894 में जो है वन नीति का निर्माण हुआ था। आज़ादी से पहले यानी वन नीति का निर्माण हो चुका था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति 1952 में स्वीकार किया गया तथा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति स्वीकार की गई। अब देखिए, ये जो प्रथम वन नीति बनी थी 1952 में, इसी में कुछ संशोधन किया गया और फिर जो है 1988 में राष्ट्रीय वन नीति स्वीकार कर लिया गया। इस नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग यानी कि अप्रोक्स 33.33 होता है, तो आप लोग 33% याद रखिए, भाग पर वनों का विस्तार आवश्यक है, ठीक है। अब वन नीति को जो है हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार की वन नीति, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास 1882 में आरंभ किया गया। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड में वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास कब किया गया? तो 1882 में किया गया, जो जेएफ हैबिट द्वारा लागू किया गया था, या जेएफ हैबिट द्वारा प्रयास किया गया था इसका। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड में वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जवाब होगा जेएफ हैबिट। या कब किया गया था? तो आपका जवाब होगा 1882 में, ठीक है। तो यहाँ 3-4 फैक्ट निकल के आए कि भारत में सबसे पहले वन नीति का निर्माण कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था या स्वीकार कब किया गया था? तो 1952 में स्वीकार किया गया था। फिर राष्ट्रीय वन नीति कब स्वीकार की गई? तो आपका जवाब होगा 1988। और इसी में जो है कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में जो है वन का विस्तार आवश्यक है? तो 1/3 भाग यानी कि 33% भाग पे जो है वन का विस्तार आवश्यक है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट लाइन की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग। वन के प्रबंधन के लिए संपूर्ण झारखंड क्षेत्र को 31 प्रादेशिक प्रमंडल, 31 प्रादेशिक प्रमंडल, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल, 10 जो है सामाजिक वानिकी प्रमंडल तथा 4 खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल में विभाजित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है आप लोगों के लिए। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि वन प्रबंधन के लिए संपूर्ण झारखंड क्षेत्र को कितने प्रादेशिक प्रमंडल में बांटा गया है? तो आपका जवाब होगा 31। कितने सामाजिक वानिकी प्रमंडल में बांटा गया है? तो आपका जवाब होगा 10। कितने खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो आपका जवाब होगा 4, ठीक है ना। तो झारखंड में वन प्रबंधन का उत्तरदायित्व वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव को आवंटित किया गया है। तो इससे भी प्रश्न बन सकता है कि झारखंड में वन प्रबंधन का उत्तरदायित्व निम्न में से किसे है? तो आपका जवाब होगा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, झारखंड सरकार की वन नीति को देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक गाँव में वन समिति का गठन किया जाएगा। ये जो वन नीति है झारखंड सरकार की, उसके अनुसार प्रत्येक गांव में वन समिति का गठन किया जाएगा तथा वन समिति में गांव के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य शामिल होंगे। यानी जो भी गांव है झारखंड के अंतर्गत, जो भी गांव है, हर एक गांव में एक वन समिति का गठन किया जाएगा और उस गांव में जो फैमिली है, हर एक फैमिली मेंबर से एक मेंबर जो है इसका सदस्य होगा, यानी कि परिवार का एक जो है सदस्य इसका सदस्य होगा, ठीक ना। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है,
वन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व वन विभाग एवं ग्राम पंचायत में निहित होगा। ठीक है, तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है कि झारखंड सरकार की वन नीति के अंतर्गत वन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व निम्न में से किसके पास है? तो आपका इस जवाब होगा वन विभाग एवं ग्राम पंचायत। अगर अलग अलग दिया होगा तो दोनों, ठीक ना, वन विभाग और ग्राम पंचायत दोनों के पास जो है उत्तरदायित्व होता है वन की सुरक्षा का। अगले इंपॉर्टेंट लाइन को देखते हैं। ग्रामीणों के आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण का कार्य संचालित किया जाएगा। यानी कि ग्रामीणों को जितनी ज़रूरत है वृक्षों की, उन्हीं के अनुसार यानी उनके आवश्यकता के अनुसार जो है वृक्षों का जो है रोपण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, वन उत्पादों की खरीदारी सरकारी एजेंसीज द्वारा की जाएगी। यानी जो भी सरकारी एजेंसीज होगी ना, वही जो है वन उत्पादों की खरीदारी करेगी। जैसे कि ट्राइफेड हो गया, नेफेड हो गया, तो ये दोनों जो है सरकारी एजेंसीज हैं, तो यही जो है वन उत्पादों की खरीदारी कर सकती है। इस तरह की और जो भी एजेंसी होगी वह भी खरीदारी कर सकती है, लेकिन कंडीशन यही है कि वह सरकारी एजेंसी होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 एकड़ जमीन पर योजना को लागू करने का न्यूनतम शर्त है 445 काष्ठ पौधे तथा 160 फलदार पौधे। यानी कि अगर 1 एकड़ ज़मीन आपके पास है तो यह योजना अगर उस ज़मीन पे लागू करना है तो उस पर कम से कम 445 यानी कि 445 काष्ठ पौधे लगाने होंगे और 160 फलदार पौधे लगाने होंगे। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, 2016 में मुख्यमंत्री जन वन योजना आरंभ किया गया। तो आप लोगों के लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना का आरंभ कब किया गया? तो 2016 में किया गया, 2016 में किया गया। तथा इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निजी जमीन पर न्यूनतम 1 एकड़ से लेकर अधिकतम 50 एकड़ के क्षेत्रफल में वृक्षारोपण का कार्य कर सकता है। यानी यह जो योजना है इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है अपने ज़मीन पे यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे 1 एकड़ से लेकर 50 एकड़ के क्षेत्रफल में वृक्ष को लगा सकता है। तथा इस योजना में कुल व्यय का यानी उसको जितना भी खर्च पड़ रहा है ये पेड़ पौधा लगाने में, तो इस योजना में कुल व्यय का 50% राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2016 की बात थी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया है। तो अब जो है अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, झारखंड में बंजर भूमि वानिकी कार्यक्रम लागू है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत बंजर भूमि पर वृक्षारोपण की नीति अपनाई गई है तथा झारखंड में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी झारखंड में जो है बंजर भूमि वानिकी कार्यक्रम भी लागू है। ठीक ना। अगले इंपॉर्टेंट लाइन को देखते हैं, वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में वानिकी कॉलेज के अंतर्गत वानिकी संकाय गठित किया गया है। तो यह जो वन प्रबंधन है इसके प्रशिक्षण के लिए कि किस तरह वन का प्रबंधन किया जाएगा, इसके प्रशिक्षण के लिए जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है वानिकी संकाय गठित किया है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, झारखंड में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य। यह जो झारखंड में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ना, उसके कुछ उद्देश्य भी हैं, उसे देख लेते हैं। पहला है पर्यावरण संतुलन, यानी कि सामाजिक वानिकी यानी सारा समाज जो है मिलकर क्या करेगा, सामुदायिक रूप में वन का जो है रोपण करेगा, वन जो है लगाएगा। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण में संतुलन होगा ही, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, छाँव मिलेंगे, वन उपज मिलेंगे वहाँ से, तो पर्यावरण जो है संतुलित हो जाएगा। ईंधन के लकड़ी की प्राप्ति होगी एवं इमारती लकड़ी की भी प्राप्ति होगी। वृक्षारोपण के माध्यम से भूमि का संरक्षण भी होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अगर पेड़ पौधे नहीं रहते हैं तो वहाँ पे जो है मृदा क्षरण हो जाता है, और वहाँ पे अगर वृक्ष रहेंगे लगे हुए तो मृदा क्षरण नहीं होगा, तो भूमि का संरक्षण हो जाएगा। फिर अगला है पशुओं के चारों की प्राप्ति। गाँव में जो है सभी के पास कुछ ना कुछ पशु होते हैं, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, तो उनके चारे की व्यवस्था भी इससे हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है व्यावसायिक वनीय उत्पादों की प्राप्ति, यानी कि ऐसे वन उपज भी प्राप्त होंगे गांव वालों को जिनसे वे व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि केंदू पत्ता हो गया, महुआ हो गया, ये सबको बेच के जो है वो व्यवसाय कर सकते हैं। फल फूल एवं औषधि की प्राप्ति, ये तो होगा ही, जंगल है,
पूरा वन है तो वहाँ पे फल फूल मिलेंगे ही, और बहुत सारे औषधि वाले प्लांट्स भी वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उसे भी देख लेते हैं। नंदी महोत्सव एवं बृहद वृक्षारोपण अभियान का संचालन 2 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 के बीच किया गया था। तो ये जो नंदी महोत्सव है, इसका आयोजन कब किया गया है? 2 जुलाई 2019 से लेकर 2 अगस्त 2019 के बीच किया गया है। अब देखिए, ये जो मैंने अभी तुरंत बताया था सामाजिक वानिकी, जिसका उद्देश्य मैं बता रहा था, तो उसको देखिए 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण सामाजिक वानिकी और दूसरा है शहरी सामाजिक वानिकी। तो सामाजिक वानिकी को जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रामीण सामाजिक वानिकी और दूसरा है शहरी सामाजिक वानिकी। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को संतुलित करना। मैंने अभी तुरंत बताया कि पेड़ पौधे लगेंगे तो पर्यावरण जो है संतुलित खुद ब खुद हो जाएगा। तो जैसे ग्रामीण सामाजिक वानिकी है, इसके अंतर्गत जो है सामुदायिक वन लगाया जाएगा, ग्रामीण वन लगाया जाएगा, ठीक है। और जो शहरी सामाजिक वानिकी है, इसके अंतर्गत मार्ग के मध्यवर्ती भाग में वृक्षारोपण, पार्क एवं उद्यान की स्थापना की जाएगी। जैसे सड़क है, सड़क के जो है बीच में प्लांट्स लगा दिया गया, सड़क के दोनों किनारे में प्लांट्स लगा दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे पार्क सरकार द्वारा बनवाए जाएंगे, उद्यान बनवाए जाएंगे। ये सारे शहरी सामाजिक वानिकी के अंतर्गत हो गया। और इसके अलावा यह दोनों ग्रामीण सामाजिक वानिकी और शहरी सामाजिक वानिकी, ये दोनों का जो है उद्देश्य एक और है, बंजर एवं अवशिष्ट भूमि पर वनीकरण। यानी कि जो भी ऐसे जमीन है जो बंजर की कगार पे है या बंजर हो गए हैं, वहाँ पे जो है वन लगा के उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, पथ तट रोपण सह शहरी वानिकी योजना को झारखंड में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर के अंदर सड़क के मध्य में तथा नगर से बाहर सड़क के दोनों किनारों तथा सरकारी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अपनाया गया है। तो यह जो पथ तट रोपण सह शहरी वानिकी योजना है, इसके अंतर्गत क्या होगा? तो शहर के अंदर जो सड़क होंगे, जो शहर के अंदर सड़क है, वहाँ सड़क के बीच में जो एक पथ होगा, वहाँ पे पेड़ पौधा लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन शहर के जो बाहर के सड़क होंगे, शहर के बाहर के जो सड़क है, वहाँ के सड़कों पे दोनों साइड पेड़ लगाए जाएंगे, सड़क के दोनों किनारे दाएं बाएं दोनों साइड जो है पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा शहर के अंतर्गत जितने भी स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, कार्यालय होंगे, ये सारे जगहों पे पेड़ों को लगाया जाएगा। और जो भी पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ भी जो है वृक्ष को लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ किसके अंतर्गत किए जा रहे हैं? पथ तट रोपण सह शहरी वानिकी योजना के तहत। तो यह सब प्रश्न बनेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा कि शहर के अंदर जो है पथ के बीच में पेड़ पौधा किस योजना के तहत लगाया जाएगा, या नहीं तो शहर के बाहर सड़कों के दोनों साइड दाएं एवं बाएं जो है पेड़ पौधों को किस योजना के तहत लगाया जाएगा, या नहीं तो शहर के अंदर जो है या शहर के अंतर्गत जो भी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय है, वहाँ पे पेड़ पौधों की जो है रोपण किस योजना के अंतर्गत की जाएगी। तो सभी का जवाब होगा पथ तट रोपण सह शहरी वानिकी योजना के तहत होगा। अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं, झारखंड में बांस उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है तथा झारखंड स्टेट राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन पर किसका बल दिया गया है? तो बांस के उत्पादन पर बल दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है इको टूरिज्म पॉलिसी 2015 को देखते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं प्राकृतिक संसाधनों के संपन्नता वाले क्षेत्र में सामुदायिक आधारित पर्यावरणीय पर्यटन का विकास करना। यानी वैसे क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हो, जैसे रांची को ही ले लीजिए, यहाँ जोन्हा फॉल हो गया, हुंडरू फॉल हो गया, और भी जो भी फॉल सब है, ठीक ना, तो वो क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन से संपन्न हो गए। तो वैसे जगहों पे जो है पर्यावरणीय पर्यटन का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? तो इको टूरिज्म पॉलिसी 2015 का। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, पर्यावरण पर्यटक स्थलों में पर्यावरण हितैषी आधारभूत संरचना का विकास करना। यानी जो भी पर्यावरण पर्यटक स्थल है, वहाँ पे ऐसे आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुँचे, ठीक है। अगला है पर्यटक स्थलों के आसपास चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं विकसित करना। जैसे कोई फॉल है, जोन्हा फॉल हो गया, ये कोई फॉल है, वहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इसीलिए जितने भी पर्यटक स्थल हैं उसके आसपास जो है चिकित्सा और
अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। यानी जहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ के अगल बगल के जो लोग होंगे उनको जो है रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बिजनेस करने लगेंगे। जो भी सैलानी जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, उनकी खरीदारी की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी, कुछ ना कुछ बेचेंगे वो बना के। अगला लाइन है, सरकारी पर्यटन व्यवस्था को विकसित करना। फिर देखिए आगे देख लेते हैं, पर्यटक स्थलों के आसपास प्राकृतिक धरोहर एवं क्षेत्रीय संस्कृति को विकसित एवं प्रदर्शित करना। यानी कि जो भी पर्यटक स्थल होंगे उसके आसपास जो भी प्राकृतिक धरोहर है, जैसे को राजा महाराजा के समय का कोई मूर्ति है या कोई भी चीज़ है वैसा, तो वैसे चीज़ों को या नहीं तो क्षेत्रीय संस्कृति को, जो वहाँ का क्षेत्रीय संस्कृति हो गया, डांस हो गया, गाना बजाना हो गया, वो सब, ये सबको विकसित करना और प्रदर्शित करना, जिससे क्या होंगे, सैलानी जो है आकर्षित होंगे, वहाँ जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, चलिए आगे इंपॉर्टेंट लाइन को देखते हैं। अब यह जो इको टूरिज्म पॉलिसी 2015 है उसके बारे में जो है कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि 2015 के पर्यावरणीय पर्यटन नीति के अंतर्गत निम्नलिखित आर्द्र भूमि क्षेत्र को भारी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से वे क्षेत्र हैं जिन्हें जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जो इको टूरिज्म पॉलिसी 2015 है इसके अंतर्गत कौन कौन से वे क्षेत्र हैं जिन्हें विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला है उधवा झील, दूसरा है गैतलसूद डैम, तीसरा है चांडिल डैम, चौथा है कोनार डैम, पाँचवा है तिलैया डैम, छठा है मसानजोड़ डैम, सातवां है मैथन डैम और आठवां है तेनूघाट डैम। तो ये सारे को जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि मसानजोड़ डैम को विकसित करने का जो है लक्ष्य किस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है, तो इको टूरिज्म पॉलिसी 2015। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। अभी मैंने बताया विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसी पॉलिसी के अंतर्गत पर्यटक स्थलों को जो है विकास या विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से वे पर्यटक स्थल हैं। पहला है वन क्षेत्र के निकटवर्ती स्थल, यानी जो भी जंगल वाला, फॉरेस्ट वाला एरिया होगा उसके अगल बगल के क्षेत्र। जैसे जंगल है तो जंगल के जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे आदमी लोग जा सकते हैं, घने जंगल नहीं, या फॉल वूल जहाँ है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थल, यानी राजा महाराजा की जो बिल्डिंग सब थे वे सभी। प्राकृतिक सौंदर्य एवं जलप्रपात वाले स्थल, जितने भी फॉल सब है वहाँ उसे जो है विकसित किया जाएगा। फिर अगला है आर्द्र भूमि का क्षेत्र, जैसे जलाशय, डैम, झील, ये सारे चीज़। आगे देख लेते हैं ऐसे स्थल जो सड़क एवं रेल मार्ग से आसानी से पहुंचने योग्य हो, यानी कि वे पर्यटन स्थल जहां पे आदमी लोग जो है, पर्यटक जो है आराम से सड़क माध्यम से और रेल मार्ग से आसानी से पहुंच सके। फिर वैसा क्षेत्र, वैसा पर्यटक स्थल जहां चिकित्सीय सुविधा व्यवस्था हो, यानी कि चिकित्सीय सुविधा का व्यवस्था हो, वैसे जगहों को भी जो है चिन्हित किया गया है विकसित करने के लिए। आगे फिर बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट लाइन जो है वह है इस नीति के अंतर्गत, यह जो इको टूरिज्म पॉलिसी 2015 है, इस नीति के अंतर्गत झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी यानी जेटा का गठन किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जेटा का गठन किस पॉलिसी के तहत किया गया है, तो आपका जवाब होगा इको टूरिज्म पॉलिसी 2015। तथा इसका मुख्य उद्देश्य, यह जो जेटा है इसका मुख्य उद्देश्य इको टूरिज्म के लिए सुविधाओं का विकास करना है तथा पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षा के लिए जागरूकता प्रसारित करना है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी यानी जेटा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में रहेगा आपका इको टूरिज्म के लिए सुविधाओं का विकास करना, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षा के लिए जागरूकता प्रसारित करना। तो आपका जवाब होगा ये दोनों, यानी कि जेटा का जो मुख्य उद्देश्य है वह है इको टूरिज्म के लिए सुविधाओं का विकास करना तथा पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षा के लिए जागरूकता प्रसारित करना। फिर प्रश्न बन सकता है झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी जेटा का गठन किसके अंतर्गत या किस योजना के अंतर्गत किया गया है, तो पहले ही मैंने बता दिया इको टूरिज्म पॉलिसी 2015 के अंतर्गत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेटा, अभी जो मैंने बताया जेटा पर्यटन विभाग का एक नोडल एजेंसी है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है जेटा
किसका नोडल एजेंसी है, तो आपका जवाब होगा पर्यटन विभाग का नोडल एजेंसी है। तथा इको टूरिज्म पॉलिसी को क्रियान्वित करने के लिए वन विभाग को नोडल यानी कि शीर्ष एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक ना, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, जेटा पर्यटन विभाग का एक नोडल एजेंसी है तथा इको टूरिज्म पॉलिसी को क्रियान्वित करने के लिए वन विभाग को, मैं बोल रहा हूँ वन विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न बन सकता है इको टूरिज्म पॉलिसी को क्रियान्वित करने के लिए किसे नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है या घोषित किया गया है, तो आपका जवाब होगा वन विभाग। ठीक है, फिर प्रश्न बनेगा जेटा जो है किसका नोडल एजेंसी है, तो प्रश्न आपका जवाब होगा पर्यटन विभाग का। अगला इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं, इको टूरिज्म पॉलिसी की समीक्षा एवं अनुश्रवण यानी स्क्रीनिंग के लिए एक समिति का गठन किया गया है तथा मुख्य सचिव इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो इको टूरिज्म पॉलिसी की समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए एक समिति की जो गठन की गई है उसके पदेन अध्यक्ष कौन होंगे, तो मुख्य सचिव होते हैं। ठीक ना, तथा संबंधित विभागों के सचिव एवं संबंधित क्षेत्रों के कमिश्नर सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं, झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती थी। झारखंड में जो है ना गिद्ध की 3 प्रजाति पाई जाती है, थी है नहीं, मैं बोल रहा हूँ थी। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है जिप्स बैंगलेसिस, ठीक ना, जिप्स बैंगलेसिस, यह जो है आंशिक संख्या में अभी प्रेजेंट है। फिर जिप्स इंडिकास, यह भी जो है आंशिक संख्या में प्रेजेंट है। और अगला है इजिप्शियन, यह विलुप्त हो चुका है। इसे दोहरा दे रहा हूँ, झारखंड में जो गिद्ध की 3 प्रजातियां पाई जा रही है वह कौन कौन सी है, जिप्स बैंगलेसिस, जिप्स इंडिकास और इजिप्शियन। इसमें से विलुप्त कौन हुआ है, तो इजिप्शियन जो है विलुप्त हो चुका है। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती थी। मैंने अभी तुरंत बताया झारखंड में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 3 पाई जाती है, ठीक ना, 3 टोटल। हाँ, लेकिन भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती थी, तो 9 प्रजाति पाई जाती थी। 1980 के पश्चात गिद्धों की कुल संख्या में 97% की कमी आई तथा इसकी संख्या में कमी का मुख्य कारण डाइक्लोफेनक नामक पशु दवा है। आप लोग देखे होंगे कभी अगर दूध लाने के लिए गए होंगे गाय का गौशाला में, तो देखते होंगे कहीं कहीं क्या करता है, सुई डाल देता है, गाय को सुई भोगता है, उसके बाद दूध निकालता है, गाय या भैंस को। तो वही डाइक्लोफेनक है, वह जो है बहुत पॉइजनस होता है हम लोगों के लिए भी और दूसरे जानवरों के लिए भी। हम लोग जो वो दूध पीते हैं वह हम लोगों के लिए स्वीट पॉइजन का काम करता है। और वही जब गाय या भैंस वो मर जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, और गिद्ध जब उसको खाते हैं तो उसके शरीर में जो प्रेजेंट होता है डाइक्लोफेनक, वो जो गाय और भैंस के शरीर में डाइक्लोफेनक जो दवा प्रेजेंट है, उसी के चलते ये गिद्ध की संख्या जो है कम हो गई या गिद्ध जो है विलुप्त के कगार पे आ गए हैं। अगला लाइन है, भारत में गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित है। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो हरियाणा के पिंजौर में। झारखंड में नियो ह्यूमन फाउंडेशन हजारीबाग गिद्धों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से संबद्ध है, ठीक ना। तो झारखंड में कौन जो है गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, तो नियो ह्यूमन फाउंडेशन हजारीबाग। तथा यह संगठन पिंजौर केंद्र की सहायता से अपनी कार्य योजना संचालित करता है। भारत में जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित है और ये इसी के हेल्प से जो है यह जो नियो ह्यूमन फाउंडेशन हजारीबाग है वह झारखंड में गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन जीव संरक्षण एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में गिद्ध को सूचीबद्ध किया गया है। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में गिद्ध को सूचीबद्ध किया गया है तथा इस अनुसूची में शामिल जीवों को हानि पहुंचाना एक दंडिक अपराध है। यानी यह जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 है इसका अनुसूची 1 है, इसमें जो जो जानवर है सूचीबद्ध है उसको अगर आप हानि पहुंचाइएगा तो वह जो है एक दंडिक अपराध होगा। तो इसी में जो है गिद्ध भी जो है सूचीबद्ध है। अगर गिद्ध को आप क्षति पहुंचाते हैं तो यह एक दंडिक अपराध हो गया तथा इस अपराध के लिए 3 से 7 वर्ष की कैद की सजा अथवा 25,000 जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी वन प्रबंधन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है झारखंड में वन प्राणी संरक्षण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है
जियोलॉजिकल पार्क को देख लेते हैं। तो टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क जमशेदपुर में है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क झारखंड में कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। फॉसिल पार्क कहाँ है, तो राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र यानी साहेबगंज में है, ठीक ना। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में है फॉसिल पार्क। ये दोनों आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है झारखंड में, तो जमशेदपुर में है। फॉसिल पार्क कहाँ है, तो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में है यानी साहेबगंज में है। प्रोटेक्ट एलिफेंट झारखंड में, भारत में झारखंड के दालमा अभ्यारण्य से आरंभ किया गया था। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोटेक्ट एलिफेंट जो है भारत के में जो है झारखंड के दालमा अभ्यारण्य से आरंभ किया गया था। यानी भारत में भी सबसे पहले कहाँ से आरंभ किया गया, तो झारखंड के दालमा अभ्यारण्य से आरंभ किया गया। क्या, तो प्रोटेक्ट एलिफेंट। भारत का प्रथम हाथी संरक्षण केंद्र पूर्वी सिंहभूम के जंगलों में स्थापित किया गया। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जितना भी चीज़ बताऊंगा वो वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भारत का प्रथम जो है हाथी संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम के जंगलों में है, ठीक ना। हाथी संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत क्षति के लिए मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। तो देख लेते हैं क्या क्या मुआवजा राशि होगा। तो हाथी, जैसे हाथी संरक्षण क्षेत्र है ना, उसके अंतर्गत क्षति अगर कुछ हुआ तो उसके लिए मुआवजा राशि दी जाएगी। यानी कोई गया, उसको कुछ क्षति हो गया, कुछ उसके साथ दुर्घटना घट गई, तो उसके लिए जो मुआवजा मिलेगा, देख लेते हैं क्या क्या है मुआवजा। तो देख लेते हैं जंगली जानवरों द्वारा क्षति का मुआवजा क्या क्या होगा। घटना है, मृत्यु अगर हो गई तो 2.5 लाख रुपया मिलेगा। वयस्क अगर हैं, एडल्ट हैं, तो उन्हें 2.5 लाख जो है मुआवजा मिलेगा। और अगर बच्चे हैं, अल्पवयस्क हैं, तो 1.5 लाख जो है उसे मुआवजा मिलेगा। अस्थाई अपंगता हो गया, यानी कि परमानेंट अपंग हो गया, हैंडीकैप हो गया, यानी कभी आप ठीक नहीं हो पाइएगा, तो अगर एडल्ट है तो 1.5 लाख आपको जो है मुआवजा राशि मिलेगा। और अल्पवयस्क है तो 1.5 लाख आपको तब भी मुआवजा मिलेगा। यानी अस्थाई अपंगता में दोनों में सेम है, 1.5 लाख, ठीक ना। और अस्थाई विकलांगता, इसमें जो है 1 लाख और 1 लाख, यानी वयस्क को भी 1 लाख मिलेगा और अल्पवयस्क को भी 1 लाख रुपया जो है मुआवजा मिलेगा। गंभीर रूप से घायल, यानी पूरी तरह एकदम गंभीर रूप से घायल हो गए, आईसीयू में भर्ती हो गए, तो आपको जो है 50,000 रुपये का जो मुआवजा मिलेगा। अगर कोई अल्पवयस्क है तो उसे भी जो है 50,000 का मुआवजा मिलेगा। साधारण रूप से घायल, मानते हैं थोड़ा सा हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया तो 10,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा वयस्क को, और बच्चे को भी जो है 10,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा, ठीक है। अस्थाई विकलांगता देखिए क्या होता है, दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आँख अथवा 3 जोड़े में से कोई भी 2 भाग। जैसे कि आप किसी का दोनों हाथ खराब हो गया तो वो अस्थाई विकलांग हो गया, दोनों पैर खराब हो गया तो वह अस्थाई विकलांग हो गया, दोनों आँख खराब हो गया तब भी वह अस्थाई विकलांग हो गया। या नहीं तो इसमें से एक पैर, जैसे एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक आँख, यानी एक पैर अगर खराब हुआ तब भी जो है अस्थाई विकलांग हो गया। और अस्थाई विकलांग में यानी एक पोर्शन सिर्फ खराब होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने मुआवजा को भी देख लिया। अब कल के क्लास में हम लोग जो है वन प्राणी संरक्षण के अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी कि झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे देखेंगे। उसके अलावे जीव अभ्यारण्य और जो भी इस तरह के चीज़ होंगे वे सारे को मैं कल बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी मैं कल बताऊंगा। तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, वह इससे भी ज़्यादा VVI इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही होंगे। तो चलिए कल के क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।